दोस्तों, क्या आपने अपने यहाँ पर कद्दू की बेल लगा रखी है और लगा रखी है तो क्या इस तरह 5-5 केजी तक के सैकड़ों कद्दू एक ही बेल से आप हार्वेस्ट कर रहे हैं? नहीं कर पा रहे तो निसंदेह आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। सामने जो आप बेल देख रहे हैं कद्दू की बेल है जिसकी मैं हार्वेस्टिंग कर रहा हूँ, ये देसी कद्दू है और आप देख सकते हैं इस कद्दू का साइज अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 केजी के करीब बैठने वाला है। यह भी पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक है। ना ही इसमें किसी तरह के डीएपी, यूरिया, किसी भी तरह के पेस्टिसाइड जो कि केमिकल होते हैं, इन सब का किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। जैसा कि आमतौर पर आप अमूमन देखते हैं कि खेतों में या जो वेजिटेबल फार्मिंग करते हैं तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और ये सब चीज़ें फिर मार्केट में आती है और हमारे किचन तक होते हैं, हम लोग इसका सेवन करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अपनी टेरेस गार्डनिंग करता हूँ अपने किचन के लिए और आप देख सकते हैं कि कद्दू की एक ही बेल नहीं है, काफ़ी बेलें हैं मेरे पास और सभी के अंदर बहुत ही अच्छी तादाद में कद्दू लग रहे हैं। इनमें किसी भी कोई भी कीट का अटैक नहीं है। बेल पूरी ग्रीनरी के साथ आगे बढ़े जा रही है और साथ में एक ही बेल पर आपको काफ़ी संख्या के अंदर कद्दू लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे। अब यहाँ पर जिन्होंने भी अपने यहाँ कद्दू की बेल लगा रखी है, उन्हें कुछ एक जो समस्या होती है उनका सामना ज़रूर करना पड़ता होगा। जैसे कि कद्दू की बेल ग्रोथ नहीं कर पा रही हो, ग्रोथ करती है तो उसमें फूल नहीं आ पा रहे हो, फूल भी आ जाते हैं तो उसमें फल सेट नहीं हो पा रहे हो, फल भी सेट होते हो तो क्या काले पीले होकर सड़कर नीचे गिर जा रहे हो, या फिर कोई काले पीले होकर सड़कर नहीं गिरते तो इस तरह का आकार उनका नहीं बन पा रहा हो, फ्रूट अपना पूर्ण आकार दोस्तों नहीं ले पा रहा हो। तो मेरा आज का वीडियो इसी बात पर रहेगा कि हम कद्दू के जो बेल होती है उससे एक बढ़िया उत्पादन, चाहे हमने बेल को बीज को ग्रो बैग में लगाया हो, कैरेट में लगाया हो, चाहे जमीन पर लगाया हो, तीनों रूप के अंदर हम एक बेस्ट प्रोडक्शन कद्दू की बेल से लगातार कैसे ले सकते हैं। इतने अच्छे उत्पादन के लिए दोस्तों में चलना पड़ेगा कुछ समय पीछे, क्योंकि ये जादू की छड़ी तो है नहीं, घुमाया को काफी ज्यादा इसमें कद्दू लगे। तो वीडियो रहेगा दोस्तों, वीडियो पूरी जानकारी से युक्त है। मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन एंड टेरेस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं जो वीडियो बना रहा हूं आपको काफी पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें और कमेंट करते हैं। जो मेरे नए व्यूअर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हैं, वह तो सब्सक्राइब कर ही ले। बम्पर पैदावार के लिए हमें अच्छे सीड्स का चयन करना चाहिए होता है हमेशा। और सेकंड काम क्या करना है, जो हमारी गार्डन सोइल होती है, जो पुराने वाली मिट्टी होती है, उसके अंदर हमें कभी भी सीड्स को जर्मिनेट के लिए नहीं लगाना चाहिए होता है। कारण क्या होता है कि जो पुरानी मिट्टी होती है, इसके अंदर जो न्यूट्रिशन होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, जो पुरानी फसल होती है, जो लगा चुके हैं हम, जिसकी हार्वेस्टिंग कर चुके होते हैं, वो खींच चुकी होती है। तो अब हमें करना क्या चाहिए होता है, सबसे पहले हमें जो हमारी पुरानी मिट्टी है उसको रिचार्ज करना चाहिए होता है। रिचार्ज कैसे करते हैं हम, कि इसको पूरा खाली करते हैं, गमले को खाली करने के बाद इसको पूरा धूप में सुखाते हैं कम से कम 4-5 दिन। जब पूरी धूप में सूख जाती है, धूप में इसलिए हम सुखाते हैं कि इसके अंदर जब लगातार पानी डलता है, जो पुरानी मिट्टी जो फसल होती है उसकी जो जड़ होती है, उसके अंदर क्या है, अगर हम उसमें लगाते हैं तो क्या फंगस होने की संभावना रहती है, अंदर इंटीरियर कोई भी इंटीरियर इन्फेक्शन होने की संभावना बन जाती है। तो धूप में वो पूर्ण रूप से सूख जाती है। इसकी इसी के साथ जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं इसके अंदर, वह भी डायरेक्ट धूप के संपर्क में आने पर खत्म हो जाते हैं। जब 5-6 दिन आपकी मिट्टी पूर्ण रूप से सूख जाए तो उसे पोट में भरिए। इसी के साथ उसमें क्या क्या मिक्स करना चाहिए होता है हमको, करीब करीब 50% वो मिट्टी लेनी है। 50% मिट्टी के साथ 30% के करीब इसमें जो फुली डिकम्पोज कावडंक होता है ब्लैक कलर का, वो हमें मिलाना चाहिए होता है। साथ में 10% के रेशो के अंदर हम इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट है, लीफ कंपोस्ट है, मस्टर्ड केक है, बुझा हुआ चूना जैसे खनिज हो जाते हैं, साथ में जिप्सम हो जाती है, इनको मिलाना चाहिए होता है। इसी के साथ 10% के रेशो में हमें रिवर सैंड या स्टोन डस्ट होता है, उसको मिलाना चाहिए होता है। वह हम इसलिए मिलाते हैं ताकि मिट्टी हमारी भुरभुरी बनी रहे। और जब हम सीड्स लगाते हैं तो उसकी रूट जब फैलना शुरू होती है, तो जितनी तेजी से वो रूट्स फैलेगी, पौधा उतनी तेजी से अपनी ग्रोथ करेगा। हमेशा ध्यान रखें, जब भी सीड्स लगाते हैं जो नुकीला हिस्सा होता है बीज का, इस नुकीले हिस्से को हमेशा नीचे करना है और गोल वाले हिस्से को हमेशा ऊपर करना है। कुछ ऐसे देखिए। अब इसमें मिट्टी कर देनी है और ऊपर से हमने पानी डाल देना है। जब तक सीड्स पानी के संपर्क में नहीं आएगा तब तक वो अपने जर्मिनेशन की प्रक्रिया को स्टार्ट नहीं करेगा। इस वक्त टेम्परेचर सीड्स जर्मिनेशन के अकॉर्डिंग होने के कारण आप देख सकते हैं कि 4 से 6 दिन के अंदर ही सीड्स पूर्ण रूप से जर्मिनेट होकर बाहर आ चुके होते हैं। कद्दू की बेल हमारी करीब करीब 30 दिन की हो चुकी है और आप देख सकते हैं कितने चौड़े पत्ते हैं, पूरी ग्रीनरी के साथ है और खूब गहरे पत्ते आए हुए हैं। ये सब इस चीज़ का कमाल होता है, जब जो हमने बेस्ट सोइल पोटिंग बनाई थी, मिक्सचर रेसिपी अख्तियार किया था, उसका ये बेस्ट रिजल्ट हमें देखने को मिला है। जैसा कि आप देख सकते हैं कितने गहरे रुख में बेल अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल चल पड़ी है, निकल पड़ी है। इस वक्त इन पत्तों की चमक बनाए रखने के लिए, इनकी ग्रीनरी बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए हमें, किसी भी इंसेक्ट का जो अटैक होने को होता है अब होना शुरू हो जाता है। तो हमें इन सब से बचाने के लिए करना क्या होगा, नीम ऑयल या जो लौंग ऑयल होता है उसका स्प्रे करना चाहिए होता है। या फिर आपके पास ये दोनों चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप हल्दी का भी स्प्रे कर सकते हैं, हल्दी भी उतना ही गुणकारी होती है। करना कैसे, नीम ऑयल या लौंग ऑयल में से किसी एक को आपने लेना है, करीब करीब 3 से 4 ml प्रति लीटर पानी के अंदर उसको मिलाना है। क्योंकि ये तेल होता है तो इसके कंटेंट को तोड़ने के लिए, क्योंकि पानी मिलेगा नहीं तो इसके कंटेंट को तोड़ना पड़ेगा। उसको तोड़ने के लिए हमें करना क्या होगा कि चुटकी भर जो कपड़े धोने वाला सर्फ होता है उसमें मिला लेना है और अच्छी तरह से स्प्रे बोतल में मिलाकर और इस पर पूरे प्लांट पर शाम के वक्त
जब छाया रहती है, कम से कम पूरी रात इस पर छाया रहे ताकि पत्ते उसको अवशोषित कर सके। पत्ते जब तक अवशोषित नहीं करेंगे तो क्या होगा कि उसका असर थोड़े दिन समय रहेगा और फिर उसका असर खत्म हो जाता है। तो लंबे समय तक उसका असर रहने के लिए क्या है कि पत्तों को उसका अवशोषित करना बहुत ज़रूरी होता है। तो शाम के वक्त हमेशा इन चीज़ों का स्प्रे करें। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप हल्दी का भी कर सकते हैं। 1 लीटर पानी के अंदर आधा चम्मच आप हल्दी मिलाइए और पूरे प्लांट पर आपको उसको स्प्रे कर दीजिए शाम के वक्त। इससे ये बेस्ट बेनिफिट होगा कि काफ़ी तरह के जो कीट होते हैं जो हमारे प्लांट को नुकसान पहुँचाते हैं, पत्तों को नुकसान पहुँचाते हैं, उस तरह का कोई भी कीट आपको देखने को अपने प्लांट के नज़दीक बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सेकंड दोस्तों, कद्दू की बेल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल आए उसके लिए आपको करना क्या चाहिए होगा, 1G 2G 3G कटिंग कर सकते हैं या फिर आपको एक से ज़्यादा बेल लगानी चाहिए होती है। जैसे कि आप देखते हैं मेरे यहाँ पर खूब अच्छी भारी मात्रा में आपको मेल और फीमेल दोनों फूल नज़र आ रहे होंगे। अब इस कंडीशन में आपको करना क्या है कि जब मेल और फीमेल फूल आना शुरू होते हैं तो कई बार क्या होता है नेचुरल पोलिनेटर नहीं आते, तो हमें करना क्या है, इस तरह की जो कॉटन स्वैब ले लेनी चाहिए होती है। और जो मेल फूल के स्टिग्मा पर एक पाउडर सा लगा रहता है, चिपचिपा गीला सा पाउडर रहता है, देखिए आप ये पीला सा जो दिखाई दे रहा है आपको, इसको आपने लेना है और जो फीमेल फूल का स्टिग्मा है उस पर आपको इसको लगा देना है। इससे क्या होता है कि जो नेचुरल पोलिनेशन की प्रक्रिया होती है दोस्तों कंप्लीट होनी शुरू हो जाती है, जो कि एक्चुअली ही मधुमक्खी होगी, तितली होगी, भंवरे होंगे, उनके द्वारा की जानी होती है। इससे ये फ़ायदा मिलता है कि अब जो कद्दू है वो अपना साइज को इंक्रीज करना शुरू कर देता है। वह सड़कर गलकर पीला होकर या काला होकर दोस्तों ज़मीन पर नहीं गिरेगा, एक अपना अच्छा आकार लेना शुरू कर देता है। इसी के साथ दोस्तों आपने एक काम और करना होगा। इस वक्त जब हमारा बेबी फ्रूट बनना शुरू हो जाता है आप देख सकते हैं पत्ते के ऊपर आपको एक मक्खी घूमती हुई दिखाई दे रही होगी। एक्चुअली दोस्तों यह फ्रूट फ्लाई, यह क्या काम करती है, जब हमारा बेबी फ्रूट होता है तो इस पर क्या होता है, ये डंक मारती है और डंक के माध्यम से सैकड़ों की तादाद में अपने लार्वा के माध्यम से जो अपने अंडे हैं वो इसके अंदर छोड़ देती है। अब वो अंडे क्या करते हैं, अंदर ही अंदर फ्रूट को खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से भी क्या होता है कि फ्रूट काला होकर सड़ना शुरू हो जाता है और एक समय ऐसा आता है कि वो डाली पे से नीचे गिर जाता है। तो इस फ्रूट फ्लाई से अपने फ्रूट को बचाने के लिए दोस्तों करना क्या होगा कि करीब करीब 3 से 4 ml लॉन्ग ऑयल को लेना है और 1 लीटर पानी के अंदर अच्छी तरह मिला लेना है। कंटेंट को तोड़ने के लिए चुटकी भर सर्फ डाल देना है और पूरे पौधे पे स्प्रे करना है। इससे ये होगा कि जो फल होता है अपना पूरा आकार लेना दोस्तों शुरू कर देता है। इस तरह स्प्रे करने के कुछ समय बाद देखेंगे कि कद्दू ने अपना आकार लेना शुरू कर दिया। अब कद्दू के आकार के साइज को बढ़ाने के लिए हमें करना क्या होगा, बेस्ट फर्टिलाइजर को अप्लाई करना चाहिए, जैसे काउडंग है या वर्मी कंपोस्ट है या मस्टर्ड केक है। इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ का आप इस्तेमाल करें, करीब करीब 10 से 15 दिन में एक बार रिपीट करें इसको, ताकि ये जो कद्दू का साइज है कुछ आपको इस आकार से लेकर इस तरह का आकार नज़र ना आ जाए आपको। अब हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि चूंकि बारिश लगातार होते जा रही है, एक तो जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम होता है उसको हमें दुरुस्त करना चाहिए होता है, क्योंकि जब तक ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं होगा तो पानी लगातार भरा रहेगा, गमलों में खड़ा रहेगा, जिससे कि रूट गलन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए हमें जो हमारे गमले होते हैं, ग्रो बैग होते हैं, जो कैरेट में मैं गार्डनिंग करता हूँ, तो हमें करना क्या है, उसमें जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसको बिल्कुल सही रखना पड़ता है। दूसरा, जब कद्दू का साइज इस तरह का हो जाता है तो हमें उसकी दोस्तों हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए होती है। जब तक हम इसकी हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे तब तक क्या है कि जो छोटे कद्दू अपना पूरा आकार नहीं ले पाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, पसंद आने पर ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हैं वह तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत दोस्तों।